कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हमारे आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले विद्यार्थी जिनका अर्थशास्त्र विषय है, उनके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय के पेपर का पूरा हल आपको करवाया जाए। तो यहाँ पर आप लोगों की क्लास का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। अर्थशास्त्र का हायर सेकेंडरी परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा जो आप लोगों का पेपर रहेगा 2026 का, तो उसका हम यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे 23। तो यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्लास इसी प्रकार से मिल सके। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। इस पेपर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी ही और सुपर फास्ट तरीके से हल करेंगे, ताकि आपके सारे क्वेश्चन बन सकें। एक बार इन क्वेश्चनों पर आप नज़र डालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में यदि हम उत्तर लिखें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यू आकार का, यू आकार का होता है। यू कैसा रहता है? ऐसा रहता है, यू आकार का होता है। किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए? तो इसमें आपका 1929 हो जाएगा। 1929 आप इसमें आंसर लगा लेंगे। आपको मैं बोल भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, यहाँ पर 1929 लिखा है। भारत में बैंकों का बैंक कौन है? तो आरबीआई, आरबीआई आंसर हो जाएगा। याद रखना, भारत में बैंकों का बैंक कहते हैं हम आरबीआई को। और प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी? तो प्रभावपूर्ण मांग की जो अवधारणा देने वाला व्यक्ति है उसका नाम है किन्स। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है? तो देखिए, प्रतिरक्षा जो व्यय है किस प्रकार का व्यय माना जाता है? तो राजस्व व्यय माना जाता है। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय आपका इसमें आंसर हो जाएगा। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विनिमय दर। विनिमय दर, विनिमय दर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। तो आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, है ना। आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि, इन विधियों का आप नाम याद रख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर लगा लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक आपका स्क्रीन पर आता है दूसरा वाला। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका, समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह है। तो बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह है, तो वह क्या है? तो आंसर हो जाएगा सीमित आवश्यकताएं एवं सीमित संसाधन। सीमित आवश्यकताएं एवं सीमित संसाधन, ये आपका आंसर होगा द वाला। विलासिता की वस्तु की मांग की लोच होती है, तो वो होती है पूर्ण बेलोजदार। पूर्ण बेलोजदार आंसर हो जाएगा। उसके बाद कुल लागतें होती है, जो कुल लागतें होती है वो होती है कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग, जिसे हम कह सकते हैं TFC प्लस TVC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है? तो निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है? तो हो जाएगी ब्याज। ब्याज आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्रमांक अगला है, उपभोग फलन है। तो उपभोग जो फलन है, आय तथा उपभोग में संबंध, आय तथा उपभोग में संबंध, ये आंसर हो जाएगा। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा होगा तो 70,000 करोड़ का हो जाएगा वित्तीय घाटा। ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू आंसर लगाएंगे, सेम टू सेम, यही आपके आंसर हो जाएंगे जो हमने हिंदी मीडियम में बताए हैं। तो यहाँ से आंसर आप लगा लें। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर तीसरा। आप सभी को तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक बार आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जितने भी दोस्त हमारे अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं उनको एक बार आप शेयर जरूर करें। कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव होता है नीचे, ये लिखा है नीचे होता है।
पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता। दुर्लभ, जो पूर्ति का नियम है दुर्लभ वस्तुओं पर लागू नहीं होता। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता वस्तुओं का विक्रय करते हैं। समान उत्पाद वस्तुओं का विक्रय करते हैं। कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का तय कर देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसमें आंसर हो जाएगा इस खालिस्तान में। जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन सन में हुआ तो 1936 आंसर आपका इसमें होगा। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है। प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक अगला, सत्य या असत्य लिखिए। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सत्य। इसमें आप आंसर लगाएंगे अपना सत्य। और संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। और अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करना चाहिए, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। और संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा। और आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा, इसका भी याद रखिएगा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स यहां पर देखेंगे, बता देता हूं। पहला वाला आपका ट्रू हो जाएगा, दूसरा वाला भी आपका ट्रू होगा, उसके बाद में बाकी जो है आप सब फॉल्स हैं, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर जोड़ी देखेंगे। जोड़ी देखने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम देखने वाले हैं। यहां पर देखते हैं हम जोड़ी। विनिमय दर में वृद्धि, विनिमय दर में वृद्धि तो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल। विनिमय दर में कमी तो भुगतान संतुलन के अनुकूल। राजकोषीय उपाय तो खुले बाजार की क्रियाएं। मौद्रिक उपाय करारोपण नीति। कोक एवं पेप्सी, तो इसको आप जो कोक एवं पेप्सी को मिलाओगे स्थापन्न वस्तुएं। और पेन एवं स्याही, तो इसको जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे पूरक वस्तुएं। और मोटे अनाज, तो मोटे अनाज को जो आप मिलाओगे गिपिन वस्तुएं मोटे अनाज को। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम जोड़ी मिलाएंगे, जो हमने आपको हिंदी मीडियम में बताई है वही इंग्लिश मीडियम में। अब हम यहाँ पर पेपर देखेंगे 6 से लेकर तो पूरा 23 तक। उसके बाद में इसके आंसर भी हम देखेंगे। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है या अधिपूर्ति है? क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है संतुलन कीमत से अधिक या संतुलन कीमत से कम? देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आप रीड कर लेना, ताकि हमारा समय बचेगा और हम कुछ आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, सरल अर्थव्यवस्था में आय के वर्तुल प्रवाह का रैखिक नामांकित आरेख बनाइए। उसके बाद आप देख सकते हैं निम्नलिखित के पूर्ण नाम लिखिए। जीडीपी, एनडीपी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इनके पूरे नाम लिखना है। माल सूची को परिभाषित कीजिए। उत्पाद के कारकों के नाम एवं उनके परिश्रमिक लिखिए। राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि के कोई 4 घटकों के नाम लिखिए। स्टॉक एवं प्रवाह को परिभाषित कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? एक दिष्ट अधिमान क्या है? उपयोगिता के कोई 2 लक्षण लिखिए। अनधिमान वक्रों के कोई 2 लक्षण लिखिए। बजट सेट को परिभाषित कीजिए। उसके बाद देख लीजिए पूरे क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद इसके आंसर भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन आय एवं रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत एवं किन्स के सिद्धांत में कोई 4 अंतर लिखिए। अत्यधिक मांग एवं भावी मांग में कोई 4 अंतर। मांग के नियम के कोई 4 अपवादों की विवेचना कीजिए। मांग की कीमत लोच की श्रेणियों के नाम लिखते हुए किसी एक श्रेणी की सचित्र व्याख्या कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है 23 तक।
अब हम देख लेते हैं इसका आंसर, पूरा आंसर हम देखेंगे, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। सेट एक के बाद एक आपको मिलेंगे। अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। 6 से स्टार्ट करेंगे हम। ये रहा प्रश्न नंबर 6 का आंसर, बाजार में अधिमांग और अधिपूर्ति। तो देखिए ये रहा अधिमांग। जब बाजार में किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब हम कहते हैं कि उस वस्तु के लिए अधिमांग है। अधिपूर्ति, जब बाजार में किसी वस्तु की बाजार पूर्ति उसके बाजार मांग से अधिक होती है तब हम कहते हैं कि उस वस्तु के लिए अधिपूर्ति है। उसके बाद अथवा वाला इसका, ये एक वैचारिक समस्या है, क्वेश्चन नंबर अथवा वाला इसका। तो क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक है, ये अथवा वाला। तो जब कीमत संतुलन कीमत से अधिक होती है तो आपूर्तिकर्ता अधिक आपूर्ति करने के इच्छुक होते हैं जबकि उपभोक्ता कम मांग करते हैं। इस अधिपूर्ति का दबाव कीमतों पर पड़ता है जिससे कीमतें तब तक गिरती रहती है जब तक कि वे संतुलन स्तर पर वापस नहीं आ जाती। 7वां आंसर, भारत में उच्चतम निर्धारित कीमत। तो भारत में उच्चतम निर्धारित कीमत आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं पर लागू होती है ताकि वे आम लोगों के लिए सस्ती रहे। ऐसी 4 आवश्यक वस्तुएं जिन पर भारत में मूल्य सीमा लागू हो सकती है: अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, दवाइयाँ। उसके बाद अथवा वाला ये क्वेश्चन है, निम्नतम निर्धारित कीमत के सुपरिचित उदाहरण दीजिए। तो देखिए निम्नतम निर्धारित कीमत के सबसे सुपरिचित उदाहरण है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम बोलते हैं एमएसपी, और न्यूनतम मजदूरी दर, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम वेज रेट। उसके बाद में यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, 8वां क्वेश्चन है सरल अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आय का चक्रीय प्रवाह एक आर्थिक मॉडल है जो दर्शाता है कि धन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कैसे प्रवाहित होता है। परिवार उत्पादन के कारकों के मालिक होते हैं और फर्मों को उन्हें प्रदान करते हैं। फर्म इन कारकों का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करती है जिन्हें परिवार खरीदते हैं। इस प्रक्रिया में धन का निरंतर प्रवाह होता है। इसका अथवा वाला, 8वें का अथवा वाला, पूर्ण नाम लिखना है अथवा वाले में। जैसे कि जीडीपी का पूरा नाम हिंदी में जैसे बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन यदि इसको हम इंग्लिश में बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा। एनडीपी तो निवल घरेलू उत्पाद, और डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक, और सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उसके बाद में माल सूची की परिभाषा, 9वां क्वेश्चन। माल सूची से तात्पर्य तैयार माल, अर्ध तैयार माल और कच्चे माल के उस भंडार से है जो कोई फर्म उत्पादन या बिक्री के उद्देश्य से किसी भी समय अपने पास रखती है। इसका तो वाला उत्पादन के कारक। तो देखिए उत्पादन के जो कारण होते हैं वो होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम या किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे क्या होते हैं, उत्पादन के कारक होते हैं। 10वां, राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि के घटक। तो मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि के 4 प्रमुख घटक हैं, जिससे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ। उसके बाद में इसका तो वाला स्टॉक एवं प्रवाह की परिभाषा। तो सबसे पहले हम स्टॉक की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक और उसके बाद प्रवाह। ये रहा स्टॉक, ये एक स्थिर अवधारणा है जो किसी विशेष समय बिंदु पर मौजूद मात्रा को संदर्भित करती है। उसके बाद में प्रवाह, ये एक गतिशील अवधारणा है जो समय की अवधि में होने वाली मात्रा या परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 2 मुख्य कार्य जो है वो बता देते हैं। नोट जारी करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, और विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। अब ये मैंने 3-4 कार्य बता दिए, आपको 2 ही बताने थे। अथवा वाला, 11वें का अथवा वाला, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के कारण उपभोग व्यय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। एक दिष्ट अभिमान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिष्ट अभिमान का अर्थ है कि उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मात्रा को कम मात्रा की तुलना में हमेशा
बेहतर मानता है। उपयोगिता के लक्षण। उपयोगिता के दो लक्षण हैं कि ये व्यक्तिपरक है और इसे संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है या रैंक किया जा सकता है। अगला है 13वां, अनधिमान वक्रों के लक्षण। तो इसके जो लक्षण हैं वो डायरेक्ट हम देख लेते हैं। ऋणात्मक ढलान वाले होते हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और अनधिमान वक्रों के दो लक्षण, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं और उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद में बजट सेट की परिभाषा। तो बजट सेट उन सभी वस्तुओं के बंडलों का संग्रह है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। इसे बजट बाधा के रूप में भी जाना जाता है जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति की सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। 14वां, तो पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। ये मापा जाता है कि जब सभी इनपुट को एक साथ समान अनुपात में बढ़ाया या घटाया जाता है तो आउटपुट में कितना परिवर्तन होता है। फर्म का लाभ किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर भी अथवा वाला। तो फर्म का लाभ वे मौद्रिक अधिशेष है जो एक फर्म अपने कुल राजस्व में से कुल लागत को घटाकर प्राप्त करती है। ये फर्म की दक्षता और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता का एक प्रमुख संकेतक है। उसके बाद में 15 का आंसर, अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। अवसर लागत किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन या उपभोग के लिए छोड़ी गई अगली सबसे अच्छी वैकल्पिक वस्तु या सेवा की मात्रा है। ये किसी भी निर्णय लेने में शामिल अंतर्निहित लागत है जो ये दर्शाती है कि केवल एक विकल्प चुनने के लिए क्या त्यागना पड़ा। इसका तो वाला पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की कोई दो विशेषताएं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये पहला विशेषता हो जाएगी। पहली विशेषता, बाजार में इतनी बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत फर्म या उपभोक्ता अकेले बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। उसके बाद चालू खाता, 16वां आंसर, चालू खाता और पूंजी खाता के बारे में बताना है, उसकी विशेषता बताना है। तो इसमें माल और सेवाओं में व्यापार के साथ साथ आय और वर्तमान हस्तांतरण शामिल है। वस्तुओं का निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात, आय प्राप्तियां और भुगतान और निजी प्रेषण और सरकारी अनुदान जैसे एक तरफा हस्तांतरण। उसके बाद पूंजीगत खाता, इसमें परिसंपत्तियों के स्वामित्व में सभी अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन शामिल है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश और ऋण और उधारी। इसका अथवा वाला विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व। तो देखिए जो विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति और संबंधित देशों में मुद्रास्फीति दर में अंतर और ब्याज दरों में अंतर। ये तीन कारण से इसे क्या किया जाता है, विदेशी विनिमय दरों को प्रभावित किया जाता है। और भी इसमें आप लिख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना और लिख सकते हैं ये। 17वां क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखिए 17वें क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लो बटाक से, और उसके बाद ये अथवा वाला का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि हमारा थोड़ा समय बचे और हम और कुछ आप लोगों के लिए बेहतर कर सकें। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन आंसर यहाँ से लिखा है, देखिए आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा आपका आंसर। तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा। उसके बाद में ये इसका अथवा वाला। उसके बाद में ये आ गया 20वां क्वेश्चन का आंसर, ये ठीक है। और ये 20वें का अथवा वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा 20 का अथवा वाला, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। ये रहा 21वां, मांग के नियम के अपवाद, गिपिन वस्तुएं, प्रतिशत सूचक वस्तुएं, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा, 3 यहाँ पर अपवाद हैं और एक अपवाद और है, अज्ञानता, है ना। और अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा आपका, मांग की कीमत, लोच की श्रेणियाँ। तो पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, लोचदार, बेलोचदार और इकाई लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार मांग की व्याख्या। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, भारत सरकार द्वारा 2016 में किए गए विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। काले धन पर रोक, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा, कर आधार में वृद्धि और नकली मुद्रा पर प्रहार। इसका तो वाला 23 का जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी कार्य, सामान्य उपयोगिता सेवाएं, शाखा निर्माण। तो ये तो हो गए आपके
23 तक आंसर। एक दो प्रश्न मैंने आपको नहीं बताए हैं, तो वो आपको अगर नहीं बन पाते हैं, आपको नहीं मिल पाते आंसर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पर जो क्वेश्चन छूट जाते हैं वो आंसर वहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ में यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको बेहतर आने वाले सभी वीडियोस मिले, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले मिल सके, है ना। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।